नमस्कार विद्यार्थी दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत के पूरे चैप्टर को कवि परिचय के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझा था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो देख लिया होगा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसी चैप्टर के टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में, जो पिछले 5 वर्षों से लगातार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में पूरे अंक लाएं बोर्ड परीक्षा में, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह पूरे किताब के हर चैप्टर को इसी तरह विश्लेषण करके और प्रैक्टिस कराता रहूँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों, मैं आपको हर सवाल पूछ करके 3 सेकंड का समय दूँगा। इस बीच आप अपने उत्तर को सोच लीजिएगा। यही आपकी असली परीक्षा होगी। यह दोस्तों, यह 2021 और 2024 दोनों ही वर्षों पूछा गया था। क्वेश्चन है कि देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो दोस्तों, ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। 2021 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है कि कार्नेलिया का गीत प्रसाद जी के किस प्रसिद्ध नाटक से लिया गया है? तो ये भी 2022 और 25 में पूछा गया है, जैक बोर्ड में, झारखंड एकेडमी ऑफ काउंसिल में। दोस्तों, ये किस नाटक से लिया गया है? चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? ये 2023 और 2026 में पूछा हुआ है। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। बहुत कोई यहाँ पर सिकंदर लगाएंगे, जबकि सिकंदर सही आंसर नहीं है। चौथा है कि मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? यह भी 2021 और 25 में पूछा हुआ प्रश्न है। दोस्तों, ये लिया गया है देवसेना का गीत से। पांचवा नंबर प्रश्न है देवसेना किससे प्रेम करती थी? 2022 और 2024 में पूछा हुआ है। तो देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त चाहता था किसी और को, विजया को। छठा नंबर प्रश्न है कि कार्नेलिया का गीत किस देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है? यह भी हमने आपको बहुत अच्छा से पढ़ा था कि भारत का गौरव गाथा किया गया है। जो सेल्यूकस की पुत्री है कार्नेलिया, वो भारत का गुणगान कर रही है। यह भी 2023 और 25 में आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। इसी तरह सातवां प्रश्न आपके सामने है। सातवां प्रश्न, अरुण या मधुमय देश हमारा। सातवां प्रश्न है, अरुण या मधुमय देश हमारा, यहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इसका पूरा लाइन है। बस यहाँ आपसे पूछा गया कि अरुण या मधुमय देश हमारा, यहाँ अरुण का क्या अर्थ है? अरुण का देखिए 2022 और 2026 में पूछा हुआ है। अरुण का अर्थ होता है लालिमा युक्त सूर्योदय का देश, जहाँ लालिमा युक्त सूर्योदय होता है, ऐसा देश। आठवां प्रश्न है कि देवसेना के भाई का क्या नाम था जो मालवा का राजा था? 2021 और 24 में पूछा गया था। ये बंधुवर्मा। देवसेना के भाई का नाम बंधुवर्मा था, जो मालवा के राजा भी थे। नौवां प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 9, उषा बटोरती अरुण गागर में कौन सा अलंकार है? देखिए, अलंकार अलंकार होता है शब्दों को सजाने का गहना। जैसे स्त्रियां श्रृंगार करती है, वैसे हिंदी में 16 श्रृंगार होता है, ठीक? उसी को अलंकार कहा जाता है। ये 2023 और 25 में पूछा गया है। यहाँ पर किस अलंकार का इस शब्द में, इस लाइन में प्रयोग किया गया है? तो मानवीकरण, मानवीकरण अलंकार का। ध्यान से देखिए, उषा बटोरती अरुण गागर, यहाँ पर एक सुबह को आदमी के जैसा दिखा गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। 10वां नंबर प्रश्न, जो आपके 2022 और 26 में पूछा गया है जैक द्वारा। देवसेना का गीत में देवसेना की किस स्थिति का चित्रण हुआ है? तो देवसेना के यहाँ पर निराशा, वेदना और एकाकीपन का चित्रण हुआ है। निराशा, वेदना और एकाकीपन का। अब बताइए, क्या खुश और उल्लास का चित्रण तो हुआ नहीं था, क्रोध का चित्रण हुआ नहीं था, वीरता का चित्रण नहीं हुआ था, बल्कि वो हारी होड़ जिद्दी नारी थी। उसके निराशा, वेदना और एकाकीपन का बात किया गया है। 11 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? ये 2024 और 26 में पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं।
छायावादी कवि क्या होता है, जो किसी को ढेंसा कर बोलता है। जैसे मैं बोलूँगा कि मेरे पास यहाँ पर मार्कर एक मार्कर है, एक लाइन है, तो मैं इसको बोलूँगा, "ए लाइन तुम बहुत बदमाश हो, बहुत बदमाशी करते हो।" तो बताओ लाइन थोड़े बदमाश है जी, लाइन बदमाशी थोड़े कर रहा है, बदमाशी तो आप लोग कर रहे हैं। तो मैं इस लाइन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे जो कवि होते हैं जो ढेंसा कर बोलते हैं उसको छायावादी कवि कहते हैं, जो छाया डाल डाल के करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद भी एक छायावादी कवि हैं, थे है नहीं। 2024 और 26 में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है। यह भी 2021 और 2025 में जैक द्वारा पूछा गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पूछा गया है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में यहाँ पर श्रमित का क्या अर्थ होता है? इसमें श्रमित का क्या अर्थ होता है? दोस्तों श्रमित का मतलब होता है थका हुआ। थका हुआ को हम लोग बोलते हैं श्रमित। इसका 13 नंबर प्रश्न है कि कार्नेलिया जो है वो नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था? तो सबसे पहले बता दें कि कार्नेलिया सिंधु नदी के किनारे बैठा हुआ था, भारत में एक सिंधु नदी के किनारे बैठा हुआ था। लेकिन किस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था? ये दोस्तों सिंधु नदी के किनारे सतरु, एक ग्रीक ट्री होता है, ग्रीक पेड़, सतरु पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसी समय समय गीत गाती है। 14 नंबर प्रश्न आपके लिए है, यह भी 2022 और 25 में आपके बोर्ड परीक्षा द्वारा पूछे गए हैं। जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पूछे गए हैं 2022 और 25 में। स्कंदगुप्त ने जीवन के अंतिम मोड़ पर किससे विवाह का प्रस्ताव किया था? स्कंदगुप्त जो है जीवन के अंतिम मोड़ में देवसेना को कहते थे कि चलो तुम मेरे साथ, लेकिन देवसेना ने अपने रिस्पेक्ट किया और नहीं गई। 15वां प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी 21 और 24 में पूछा गया है। उनका जन्म काशी में, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों। मैंने आपको पहले ही कवि परिचय में पढ़ा दिया है। आप वो वीडियो एक बार देख लें ताकि आप ये सब आपको आसानी से याद हो जाए। लास्ट ये 15वां प्रश्न आपके लिए है, यह भी जो है 2021 और 24 में पूछा गया था। ये 15 प्रश्न ये पूरा एक चैप्टर का खत्म हो गया। मैं इसी तरह जो है तो पूरा देखिए, सरोज स्मृति चैप्टर 2, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, इसका भी मैं इस तरह का बना के लेते आता रहूँगा। तो अगर आप हिंदी में फुल नंबर लाना चाहते हैं और एक नियम और नियोजित तरीके से प्लानिंग बना के तैयारी करना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो पूरे चैप्टर के हर एक विषय का ऐसे ही विश्लेषण के साथ प्रैक्टिस कराता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जिंदाबाद और जोहार।